Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 31st October 2022. Let's begin today's class for upcoming nursing recruitment exams. First question is, which element is found in hemoglobin? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है, या यूं कहें कि हीमोग्लोबिन का निर्माण इनमें से किसके मिलने के कारण होता है? आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड। The right answer is option A, आयरन। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का निर्माण आयरन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जिसके कारण ब्लड का कलर लाल होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं और इनका काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़कर एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक शरीर में ट्रांसपोर्ट करने का काम हीमोग्लोबिन का ही होता है। हीमोग्लोबिन के इस फंक्शन के कारण इसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में भी जानते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप नोट करें, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होता है, इस चीज को भी प्रीवियसली पूछा गया है। 1 ग्राम hemoglobin contain 3.34 mg आयरन। अगर आप 1 ग्राम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो उसके अंदर 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। Next question. A client in the cardiac step-down unit requires suctioning for excess mucus secretions. The nurse should be most careful to monitor the client for which dysrhythmia during this procedure. इस क्वेश्चन में आपको सिंपली ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी क्लाइंट में आप एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशंस आने पर सक्शनिंग करते हैं तो सक्शनिंग के कारण क्लाइंट में कौन सी एबनॉर्मल हार्ट रिदम यानी डिसरिथमिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। सिक्रीशंस को शरीर से बाहर निकालने के लिए सक्शनिंग प्रोसीजर किया जाता है और सक्शनिंग करने के कारण हार्ट में कौन सा एबनॉर्मल रिदम हो सकता है, डिसरिथमिया हो सकता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी टैकीकार्डिया, ऑप्शन सी प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स, ऑप्शन डी हार्ट ब्लॉक। सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया। अगर किसी क्लाइंट के अंदर आप सक्शनिंग करते हैं तो सक्शनिंग के कारण उस क्लाइंट की वेगस नर्व स्टिमुलेट हो सकती है, वेगल रिस्पॉन्स आ सकता है और वेगल स्टिमुलेशन के कारण क्लाइंट के अंदर हार्ट रेट नॉर्मल से कम हो जाती है, बिलो 60 हो जाती है। यही कंडीशन ब्रेडिकार्डिया कहलाती है।
इस सिचुएशन के अंदर कभी भी आपको टैकीकार्डिया नहीं देखने को मिलेगा। टैकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हो जाना। टैकीकार्डिया शब्द का मतलब होता है हार्ट रेट का मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हो जाना। और ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाना। प्रीमैच्योर ventricular beats and heart block may occur but there are very less chances। अगर आप वेगल स्टिमुलेशन के कारण ब्रेडिकार्डिया और प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स और हार्ट ब्लॉक को कंपेयर करें तो ज्यादा संभावना रहती है कि क्लाइंट में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिले। इसी वजह से हमने यहाँ पर ऑप्शन ए को बिल्कुल सही माना है। ऑप्शन सी और डी can occur but less chances to occur। less chance to occur इनके होने की संभावना ब्रेडिकार्डिया की तुलना में कम है, इसलिए हमने इसे आंसर नहीं माना है। यहां पर बात हो रही है वेगल स्टिमुलेशन की, तो वेगस नर्व के बारे में भी कुछ पॉइंट्स जान लीजिए। वेगस नर्व ये 10th क्रेनियल नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व है और ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है। इट इज अ लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। हमारे शरीर की सबसे लंबी क्रेनियल नर्व जो है वो वेगस नर्व ही है। ये हमारे शरीर के काफी हिस्सों के अंदर इनरवेट करती है, सप्लाई पहुंचाती है। वेगस नर्व जब भी स्टिमुलेट होगी हमेशा हार्ट रेट कम हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन देखने को मिलेगी। इसी कारण भी कहा जाता है कि जब भी आप सक्शनिंग करें तो कार्डियक मॉनिटर की तरफ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सक्शनिंग का समय अगर आप बढ़ाते हैं तो कहीं क्लाइंट की हार्ट रेट कम तो नहीं हो रही है। और सक्शनिंग से पहले हमेशा आप क्लाइंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करें, उसके बाद ही सक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करें। सक्शनिंग का समय 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट scheduled for a surgical repair of a saccular abdominal aortic aneurysm. Which assessment is most crucial during the pre-operative period? आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसे कि सेक्युलर टाइप का एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म कंडीशन है। इस पेशेंट में ऑपरेशन से पहले कौन सी चीज का असेसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, मोस्ट क्रूशियल है, ये आपको बताना है। एक बार फिर से समझिएगा, सेक्युलर एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म के पेशेंट में ऑपरेशन होने से पहले किस चीज का असेसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होगा? ऑप्शन ए कहता है असेसमेंट ऑफ क्लाइंट्स लेवल ऑफ एंजाइटी। क्लाइंट के लेवल ऑफ एंजाइटी का असेसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन बी कहता है इवैल्यूएशन ऑफ द क्लाइंट्स एक्सरसाइज टॉलरेंस। क्लाइंट में एक्सरसाइज टॉलरेंस कितना है, इस चीज का इवैल्यूएशन जरूरी है। ऑप्शन सी कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल पल्सेस। क्लाइंट में पेरिफेरल पल्सेस कैसी हैं, इस चीज का असेसमेंट जरूरी है। ऑप्शन डी कहता है असेसमेंट ऑफ बाउल साउंड एंड एक्टिविटी। बाउल साउंड और इनकी एक्टिविटी का असेसमेंट। कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि एन्यूरिज्म शब्द का आखिर मतलब होता क्या है। मान लीजिए
ये कोई आर्टरी है, ये कोई ब्लड वेसल है, नॉर्मल इसकी एनाटॉमी इस प्रकार से रहेगी। लेकिन अगर ये आर्टरी किसी जगह से हल्की सी कमजोर हो जाए, तो लगातार इस पर पड़ रहे ब्लड फ्लो के दबाव के कारण ये उस कमजोर हिस्से से इस प्रकार से गुब्बारे की तरह फूल जाएगी। यही कंडीशन एन्यूरिज्म कहलाती है। किसी भी आर्टरी का वह हिस्सा जो कि थोड़ा सा कमजोर हो और उस जगह पर लगातार ब्लड फ्लो के कारण पड़ रहे दबाव की वजह से उस जगह आर्टरी फूल जाती है, गुब्बारे की तरह मोटी हो जाती है। ये कंडीशन एन्यूरिज्म कहलाती है। और अगर ये कंडीशन एब्डोमिनल एरोटा में पाई जाए तो हम इसे एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो सेक्युलर वर्ड दिया गया है, सेक्युलर टाइप के एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म के होने पर जो आर्टरी है वो एक तरफ से बैलून की तरह फूलती है। दिस इज कॉल्ड सेक्युलर एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म। वहीं अगर ये आर्टरी दोनों तरफ से इस प्रकार से फूली होती तो इसे हम फ्यूजिफॉर्म एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म के नाम से जानते। होपफुली आपको अब ये कंडीशन पूरी क्लियर हो चुकी है कि एग्जैक्टली एन्यूरिज्म क्या होता है। एब्डोमिनल एरोटा के अलावा ये शरीर के किसी भी हिस्से में पाए जाने वाली आर्टरी में हो सकता है। ब्रेन के अंदर भी इवन ये डेवलप हो सकता है। इसे हम सेरिब्रल एन्यूरिज्म कंडीशन के नाम से जानते हैं। अब वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करते हैं। यहां पर ऑप्शन 1 के अंदर कहा जा रहा है कि हम क्लाइंट में उसकी एंजाइटी के लेवल का असेसमेंट करेंगे। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शन डी के अंदर कहा गया है कि हम क्लाइंट में बाउल साउंड और बाउल एक्टिविटी का असेसमेंट करेंगे। ये ऑप्शन भी यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन बी कहता है कि हम क्लाइंट को एक्सरसाइज करवाएंगे और ये देखेंगे कि क्लाइंट कितनी एक्सरसाइज कर सकता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत माना जाएगा, क्योंकि आर्टरी कमजोर है, फूली हुई है, और अगर क्लाइंट को आपने एक्सरसाइज करने के लिए कहा, फिजिकल एक्टिविटी के लिए कहा, तो ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और ब्लड फ्लो के बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और बढ़े हुए प्रेशर के कारण हो सकता है कि ये जो आर्टरी है यहां से रप्चर हो जाए, फट जाए। तो इसके रप्चर होने के बाद यहां से सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। और याद रखिएगा, एन्यूरिज्म कंडीशन बहुत ही डेंजरस मानी जाती है। अगर एन्यूरिज्म कंडीशन ब्रस्ट हो गई, अगर ये आर्टरी फट गई, तो क्लाइंट में डेड होने के चांसेस मैक्सिमम है। निश्चित है कि क्लाइंट की डेथ हो जाएगी। तो एन्यूरिज्म वाले पेशेंट को हम बहुत ही केयरफुली अटेंड करते हैं और सर्जरी के दौरान हम इसे पूरी प्रॉपर केयर के साथ सर्जरी परफॉर्म करते हैं। यहां पर अब आखिरी ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी। यही ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। जब हम इस एरोटिक एन्यूरिज्म की सर्जरी करते हैं तो एब्डोमिनल एरोटा को हम क्लैंप कर देते हैं, बांध देते हैं, ताकि जो ब्लड फ्लो है, जिस जगह पर हम सर्जरी करके इस डायमीटर को कम कर रहे हैं वहां तक ब्लड का फ्लो ना पहुंचे, ब्लड लॉस ना हो। इस दौरान हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी और लोअर एक्सट्रीमिटीज तक भी ब्लड नहीं जाता, और इस सिचुएशन में रीनल फेलियर होने जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो लगातार हमें पेरिफेरल पल्सेस का असेसमेंट करते रहना चाहिए कि वहां पर कुछ मात्रा में दूसरी ब्लड वेसल्स की सहायता से हल्की ब्लड सप्लाई पहुंचती रहे, ताकि वहां की सेल्स डेड ना हो। तो हमारे लिए लगातार जो डिस्टल ऑर्गन्स हैं, डिस्टल पेरिफेरल पार्ट्स हैं, वहां पर पल्स है या नहीं, ब्लड सप्लाई है या नहीं, इस चीज का असेसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। यहां पर एक चीज आप चाहें तो और नोट कर सकते हैं।
हालांकि इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए, अगर किसी आर्टरी का साइज उसके नॉर्मल साइज की तुलना में 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए या इससे ज्यादा हो जाए तो ये कंडीशन एन्यूरिज्म कहलाती है। More than 3 centimeter increase in size of particular artery is known as aneurysm condition. Next question is, an adult male has a high level of high density lipoproteins in proportion to low density lipoproteins. How does this relate to his risk of developing coronary artery diseases? आपके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति में, किसी पर्सन में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा से ज्यादा है, और इस कंडीशन के होने पर क्लाइंट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज पर क्या प्रभाव रहेगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के डेवलपमेंट पर एचडीएल का क्या प्रभाव रहता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 कहता है कि अगर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना कम रहेगी। ऑप्शन बी कहता है कि एचडीएल और सीएडी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ऑप्शन सी कहता है कि अगर एचडीएल लेवल बढ़ा हुआ है और क्लाइंट एक्सरसाइज करता है तो इससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का रिस्क भी बढ़ता जाता है। कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन यहां सही माना जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको मैं हिंट देना चाहूंगा। एचडीएल, एलडीएल, एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं और एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही कोलेस्ट्रॉल के एग्जाम्पल्स हैं। अब आप अपना आंसर शायद दे पाएंगे। यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। देखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति हेल्दी डाइट फॉलो करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। और जब हमारे शरीर में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा होता है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना भी घट जाती है। वहीं इसके ऑपोजिट यदि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ता है, तो इसके कारण कोरोनरी आर्टरीज के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ये सभी कंडीशंस देखने को मिलती हैं, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही माना जाएगा। ऑप्शन बी के अंदर कहा गया था कि इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट गलत है। ये सीएडी को प्रभावित करता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति एक्सरसाइज को बढ़ाता है तो उसमें एचडीएल का लेवल बढ़ता है, जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अलावा एचडीएल के बढ़ने का एज से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ऐसा कोई फिक्स बात नहीं है कि एज बढ़ेगी तो एचडीएल बढ़ेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, ये सभी चीजें फॉलो करके हम एचडीएल के लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल लेवल है वो अप टू 200 mg/dl तक होना चाहिए।
अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 mg/dl तक है तो आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी है। अगर इससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ये आपकी हार्ट की हेल्थ को प्रभावित कर सकता है, खराब कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर असेसमेंट एंड diagnostic evaluation, it has been determined that the client has Lyme disease stage 2. The nurse assesses the client for which manifestation that is most indicative of this stage. आपसे यहां पूछा जा रहा है कि लाइम डिजीज स्टेज 2 के अंदर कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलती है। अगर किसी पेशेंट को लाइम डिजीज हो चुका है और इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग यदि उसमें मिले तो आप ये कहेंगे कि क्लाइंट अब लाइम डिजीज स्टेज 2 में आ चुका है। ऑप्शन ए, लेथार्जी, हेडेक, erythematous rash, neurological deficit। सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। आइए लाइम डिजीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं, नोट करिएगा। लाइम डिजीज को हम बोरेलियोसिस के नाम से जानते हैं। लाइम डिजीज कह दीजिए या फिर बोरेलियोसिस के नाम से कह दीजिए, एक ही बात है, बोरेलियोसिस। अब इस डिजीज का कॉज, इट इज अ tick-borne bacterial disease, tick-borne bacterial disease, cause, इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी। इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है लाइम डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। Borrelia burgdorferi is a causative organism of Lyme disease. लाइम डिजीज एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि टिक्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है। अगर किसी क्लाइंट के अंदर ऑप्शन ए, बी और सी के अंदर बताई गई कंडीशंस जैसे कि लिथार्जी यानी थकावट, हेडेक और बॉडी पे स्किन पैचेस या स्किन रैशेस अगर बनते हैं तो ये सभी फाइंडिंग्स जो हैं स्टेज 1 के अंदर देखी जाती हैं। लाइम डिजीज की स्टेज 1 के अंदर ये सभी फाइंडिंग्स देखने को मिलते हैं। और अगर किसी व्यक्ति में लाइम डिजीज होने पर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए, no treatment, then after 1 to 3 months patient will move into stage 2। अगर किसी क्लाइंट को लाइम डिजीज है और उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो 1 से 3 महीने के अंदर वो स्टेज 2 के अंदर चला जाएगा। और इस कंडीशन में आने पर कुछ सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसमें से कार्डियक डिसरिथमिया, डिस्पनिया, डिजीनेस,
न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो कि इस क्वेश्चन में भी बताया गया है, ये सभी देखने को मिलते हैं। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कंडीशन के अंदर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी फाइंडिंग देखने को मिल सकती है, स्पेशली नॉर्सेट एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर बेल्स पैल्सी हो सकती है। क्या हो सकता है? बेल्स पैल्सी हो सकती है। बेल्स पैल्सी जो है 7th क्रेनियल नर्व के डैमेज होने के कारण होती है, और पैल्सी शब्द का मतलब सिंपली आप पैरालिसिस से समझ सकते हैं। सो ये कंडीशंस, ये चीजें यहां से इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESR मींस। ESR का फुल फॉर्म आपको बताना है। इलेक्ट्रोलाइट सेडिमेंटेशन रेट, एंजाइम सिंथेसिस रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट सिंथेसिस रेट। यस, आप बिल्कुल सही हैं। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR का फुल फॉर्म है। ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि बॉडी में इन्फ्लामेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ESR का एस्टिमेट करके हम प्रोग्नोसिस डिसाइड कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं ESR एग्जैक्टली होता क्या है और इसे किस मेथड द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हेडिंग लिखिएगा, ESR erythrocyte sedimentation rate. It is a rate at which RBC settle down after mixing it with anticoagulant in vertical tube. मान लीजिए एक वर्टिकल ट्यूब है, कोई टेस्ट ट्यूब हमने ली और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने थोड़ा सा ब्लड ले लिया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने थोड़ा सा ब्लड ले लिया और अब इस ब्लड के अंदर आपने एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस मिक्स कर दिया। अब इस एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस के मिलने के बाद इस ब्लड के अंदर जो आरबीसी कंटेंट है, रेड ब्लड कार्पसल्स हैं, वो किस रेट से, किस दर से धीरे धीरे नीचे पैंदे में परक नली के जमा होंगी, बैठेंगी। ये जो रेट है ये ESR कहलाता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर या वर्टिकल ट्यूब के अंदर एंटीकोगुलेंट ब्लड में मिलाने के बाद ब्लड में मौजूद आरबीसी किस रेट से धीरे धीरे सेटल डाउन होती है, नीचे जाकर इकट्ठी हो जाती है, जम जाती है, ये जो रेट है ये इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहलाता है। नोट करिएगा इसके बारे में। It is a rate at which RBC settle down after mixing blood with anticoagulant into vertical tube. होपफुली दिस इज क्लियर। आपने एक लंबी वर्टिकल ट्यूब ली, यानी एक सीधी टेस्ट ट्यूब ली, उसे आपने बिल्कुल सीधा रखा, उसके अंदर ब्लड डाला, एंटीकोगुलेंट्स डाले और फिर उसे छोड़ दिया कुछ समय के लिए। अब कितने समय में कितनी आरबीसी नीचे बैठी हैं, पैंदे में शिफ्ट हुई हैं, सेटल हुई हैं, जमी हैं, ये जो रेट है ये ESR कहलाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पर आप हिपेरिन यूज कर सकते हैं, यहाँ पर EDTA यूज कर सकते हैं, वॉरफेरिन कर सकते हैं, सॉरी वॉरफेरिन को हटा दीजिए। वॉरफेरिन इज नॉट यूज हियर बिकॉज इट इज अ ओरल एंटीकोगुलेंट सब्सटेंट। इसकी बजाय आप यहां लिख लीजिए सोडियम सिट्रेट।
सोडियम सिट्रेट यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस हैं जो कि ब्लड में अगर मिला दिए जाते हैं तो ब्लड के अंदर थक्का नहीं बनता, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता और ब्लड जो है एक लिक्विड फॉर्म में ही बना रहता है। दिस इज द एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ईएसआर वैल्यू को चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वेस्टर ग्रीन मेथड के बारे में। हेडिंग लिखिएगा वेस्टर ग्रीन मेथड। वेस्टर ग्रीन मेथड फॉर ESR। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, 1.6 ml ब्लड लेते हैं, इसके अंदर 0.4 ml सोडियम सिट्रेट मिला देते हैं जो कि एंटीकोगुलेंट है, हमने यहां बताया आपको। सोडियम सिट्रेट मिक्स कर देते हैं और फिर इसे वेस्टर ग्रीन ट्यूब जो कि 300 mm लॉन्ग होती है उसमें रख देते हैं करीबन 1 घंटे के लिए। नोट कर लीजिएगा ट्यूब का नाम, वेस्टर ग्रीन ट्यूब, जो कि 300 mm लॉन्ग है। 300 mm का मतलब हो गया 30 सेंटीमीटर्स। 30 सेंटीमीटर्स, बिकॉज हम इस बात को जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं, तो 300 mm के अंदर 30 सेंटीमीटर होंगे। तो ये एक 30 सेंटीमीटर यानी जो बड़ा वाला स्केल आता है उस साइज की एक ट्यूब होती है कांच की बनी। उस ट्यूब को हम 90 डिग्री पर यानी वर्टिकल पोजीशन में रखकर उसके अंदर 1.6 ml ब्लड और 0.4 ml सोडियम सिट्रेट को डालते हैं। रेशो की बात की जाए तो ये 4:1 के रेशो में रहता है, यानी कि 4 प्रपोर्शन तो है ब्लड का और 1 अनुपात है सोडियम सिट्रेट का। और आप इस ट्यूब को बिना हिलाए डुलाए 1 घंटे के लिए रखते हैं। 1 आवर 1 घंटे के लिए आप इसे रखते हैं। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट्स की, के रिजल्ट्स कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रिजल्ट रीड आफ्टर 1 आवर्स। 1 घंटे तक हमने ट्यूब को ऐसे ही छोड़ दिया बिना हिलाए डुलाए और 1 घंटे बाद हम रिजल्ट की बात करते हैं। अगर हम नॉर्मल वैल्यू मेल के लिए बात करें, मेल नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो ये 3 to 7 mm पर आवर होता है, यानी कि मेल के अंदर नॉर्मल ESR काउंट जो है वो 3 से 7 mm होगा प्रति घंटा। वहीं अगर फीमेल के लिए बात की जाए तो फीमेल के अंदर ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, 5 to 9 mm पर आवर के आसपास होता है। और वहीं अगर इन्फेंट्स के लिए आपसे पूछ लिया जाए कि इन्फेंट्स में यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों में नॉर्मल ESR काउंट कितना होता है, तो आप बताएंगे 0 से लेकर 2 mm पर आवर नॉर्मल काउंट माना जाता है। होपफुली अब आप इस चीज को समझ गए होंगे कि हमने ESR के बारे में क्या पढ़ा है। ESR एक ब्लड टेस्ट है जिसके द्वारा हम प्रोग्नोसिस डिसाइड कर सकते हैं। ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए वेस्टर ग्रीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 30 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब ली जाती है, उसके अंदर 1.6 ml यानी 1.5 ml के आसपास ब्लड मिक्स किया जाता है और आधा ml उसमें करीब सोडियम सिट्रेट जो कि एक एंटीकोगुलेंट है मिक्स किया जाता है। इसे मिक्स करने के बाद ट्यूब को हम एक ही पोजीशन में वर्टिकली रखते हैं 1 घंटे के लिए और उसके बाद टेस्ट की रिजल्ट नोट की जाती है। मेल के ब्लड के अंदर ESR काउंट नॉर्मल कंडीशन में 3 to 7 mm पर आवर होगा, फीमेल के अंदर 5 to 9 mm पर आवर होगा और इन्फेंट्स के केस में 0 से 2 mm पर आवर के बीच में देखा जाता है।
होपफुली अब ये चीज आप भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, पूछी जा सकती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के रेगुलर वीडियो अपडेट पाने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट once again and best of luck.